हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर जुलाई एग्ज़ाम 2026 में है। जो एग्ज़ाम डेट है 22 जुलाई 2026 को, जिसका है हिंदी गद्य भाग सेकेंड नाटक एवं अन्य विधेय HD03। हिंदी का पेपर है, हिंदी साहित्य का। बीए सेकेंड ईयर वाले के उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्री को ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ रहे हैं। पहले हैं अति लघुते प्रश्न है। पहले जीवनी से क्या त्राप्य है? जीवनी से क्या त्राप्य है? तो उत्तर है जीवनी वह साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति की जीवन, व्यक्तित्व, कार्य, संघर्षों और उपलब्धियों का क्रमबद्ध सत्य वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की दो प्रसिद्ध आत्मकथाओं के नाम लिखिए। क्या भूलू किया याद करो, हरिवंश राय बच्चन। अर्धकथनाक कथनक अर्धकथनक है बनार बनारी दास है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? ध्रुव स्वामिनी का नाटक का मूल उद्देश्य नारी स्वतंत्रता, आत्म सम्मान, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, महासागर की एक सांझ एकांकी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। प्रमुख पात्र है मौलाराम, सरला, अन्य सहायक पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम की जीवनी में किस समस्या को रेखांकित किया? तो मौलाराम की जीवनी की आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक उपेक्षा, कलाकारों के संघर्षपूर्ण जीवन की रेखांकित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध किससे कहते हैं? जिस निबंध में भाषा की सुंदरता, भावुकता, कल्पना और कलात्मक शैली का विशेष महत्व हो उसे ललित निबंध कहते हैं। कलम का सिपाही जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो मुंशी प्रेमचंद है। अगला है खंड 2, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की अन्याय घटने की वाली वृत्ति के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचान में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है कि कौन सोचता है क्या इसे इतना ही भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नक बढ़ा लेने की जो सजात वर्दी है उसे उसके सबूतों का परिणाम है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वे मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह के उसके भीतर रह गए, वे पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर यह आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यों की विरोधिनी है, जिसकी प्रसंग है प्रस्तुत गद्य प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसमें लेखक के मनुष्य और पशु के स्वभाव का अंतर स्पष्ट किया गया है। और इस गद्यांश की व्याख्या है, लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर विचार करे तो वे अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सकता है। मनुष्य के शरीर में नाखून अपना आप बढ़ते हैं, ये उसके भीतर बचे हुए पशु स्वभाव का प्रतीक है, क्योंकि पशु अपने नाखूनों का उपयोग रक्षा, आक्रमण के लिए करते हैं, लेकिन मनुष्य समय समय पर नाखून काटता है, जो इसकी सभ्यता, संस्कृति, मनुष्यता का परिचायक है। लेखक का कहना है कि यद्यपि मनुष्य में पशु स्वभाव के कुछ अवयव आज भी मौजूद है, फिर भी पशुत्व का त्याग कर चुके हैं, इसलिए उसे हिंसा, क्रूरता, आक्रमण का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। हत्यारों को बनाने और हिंसा की प्रवृत्ति मनुष्य के विरुद्ध है। सच्चा मनुष्य वह है जो प्रेम, शांति, सगुणता, सद्भाव मार्ग अपनाया है। हालांकि उसने ध्रुव स्वामिनी नाटक की अभिनेता पर अपने विचार लिखिए।
उत्तर ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल और अभिनय माना जाता है। इसमें संवाद छोटे प्रभावशाली भावपूर्ण हैं जिन्हें कलाकार सहजता से प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र का चित्रण शिक्षित है और प्रत्येक पात्र की अपनी अलग पहचान है। ध्रुव स्वामी का आलसी स्वाभिमानी व्यक्ति दर्शकों को प्रभावित करता है। नाटक में घटना का क्रम स्वाभाविक है। मंच सजना, वेशभूषा और ऐतिहासिक वातावरण के कारण इसका मंच आकर्षण बन जाता है। इसमें करुण वीर संघर्ष रस का सुंदर समन्वय है। नाटकीय संघर्ष भावनात्मक स्वभाव और प्रभावशाली दृश्य इसकी अभिनेता और उसे अधिक सख्त बनाता है। निष्कर्ष ध्रुव स्वामी एक सफल प्रभावशाली पूर्णतः अभिनय नाटक है जो आज के रंगमंच अपनी प्रासंगिकता बनाए हुई है। हालांकि इसने तुलसी साहित्य को रामविलास शर्मा ने किस दृष्टि से विश्लेषण किया और स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है रामविलास शर्मा तुलसीदास के साहित्य का विश्लेषण लोकवादी सामाजिक ऐतिहासिक तथा प्रगतिशील दृष्टि से किया गया। उनके अनुसार तुलसीदास केवल भक्त कवि ही नहीं थे बल्कि वे भारतीय समाज और संस्कृति के महान प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन, नैतिकता, सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्य का महत्व दिया। रामविलास शर्मा का मानना है कि रामचरितमानस भारतीय समाज को संगठित करने वाला ग्रंथ है। तुलसीदास ने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से सत्य, धर्म, न्याय, करुणा और मर्यादा का संदेश दिया। उन्होंने जनता की भाषा उर्दू में काव्य रचकर साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। शर्मा जी तुलसीदास को भारतीय संस्कृति का महान लक्ष्य मानते हैं। उनके अनुसार तुलसीदास साहित्य का केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना, संस्कृति एकता का प्रतीक है। निष्कर्ष है रामविलास शर्मा ने तुलसी साहित्य का मूल्यांकन सामाजिक, ऐतिहासिक, लोक मंगल की दृष्टि से किया गया। हालांकि इसने गीसा पात्र महादेवी की दृष्टि पर टिप्पणी लिखी है। गीसा महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखा चित्रों में वर्णित एक अत्यंत संवेदनशील पात्र हैं। वे गरीब, मेहनती, ईमानदार, आत्मसम्मानी बालक हैं। आर्थिक कठिनाई के बावजूद वे अपने कर्तव्यों का पालन करता है और जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानता है। महादेवी वर्मा ने गीसा के माध्यम से समाज के अपिक्षित वर्ग की पीड़ा, अभाव, संघर्ष का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी दृष्टि से अत्यंत मानवीय, करुणामयी और संवेदनशील हैं। वे बाहरी रूप से अधिक व्यक्ति के आंतरिक गुणों का महत्व देती हैं। महादेवी का मानना है कि मनुष्य की महानता धर्म या पद में नहीं बल्कि उसके चरित्र, ईमानदारी, संवेदनशीलता में होती है। गीसा इसी आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ गीसा एक आदर्श, संघर्षशील और मानवीय मूल्यों पर युक्त पात्र है, जबकि महादेवी वर्मा की दृष्टि से करुणा, मानवता और सामाजिक संवेदनता से परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है यात्रा वर्त में मतिकीय चेतना का क्या अर्थ है। यात्रा वर्त केवल यात्रा का वितरण नहीं होता है बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का भी चित्रण होता है। मतिकीय चेतना यात्रा वर्त को गहराई और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती है। इसके माध्यम से लेखक किसी स्थान से जुड़े धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। मतिकीय चेतना पाठकों को उसके स्थान की प्राचीन परंपराओं, मान्यता और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती है। इससे यात्रा वर्णन केवल भौगोलिक विवरण न रहकर सांस्कृतिक अनुभव बन जाता है। यात्रा वर्त में मिथकों का प्रयोग लेखक की कल्पना शक्ति को भी समर्थ करता है तथा पाठकों
को उसके स्थान के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा उत्पन्न करता है। निष्कर्ष है, मिथकीय चेतना यथार्थ संस्कृत गहराई है, ऐतिहासिक महत्व और साहित्य सौंदर्य का प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा बचपन के आधार पर हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व के विशेषता बताइए। तो उत्तर है, मेरे बचपन में हरिवंश राय बच्चन ने अपने बाल्यकाल के अनुभवों का सरल आत्मीय वर्णन किया। इससे उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं सामने आती हैं। वे बचपन से ही जिज्ञासु, संवेदनशील, मेहनती और अध्ययनशील थे। उनमें नई बातें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वे पारंपरिक संस्कारों का सम्मान करते हैं तथा अपने माता पिता के प्रति अत्यंत आदर रखते हैं। उनका स्वभाव सरल, विनम्र, आत्मविश्वासी था। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य, साहस नहीं छोड़ा था। साहित्य, संगीत, भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। उसने उन्हें आगे चलकर महान कवि बनाया। उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदना, अनुशासन, परिश्रम और संघर्षशील प्रमुख गुण थे। और जिसका निष्कर्ष है, मेरा बचपन से हरिवंश राय बच्चन का सरल, संवेदनशील, परिश्रमी, जिज्ञासु, प्रेरणादायक व्यक्तित्व उजागर हुआ। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, भारतीय और पाश्चात्य आलोचना की दृष्टि से मूलभूत अंतर की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय पाश्चात्य आलोचना के साहित्य के मूल्यांकन की दो महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। दोनों का उद्देश्य साहित्य का विश्लेषण करना है, किंतु उनकी दृष्टि और आधार अलग अलग हैं। भारतीय आलोचना का आधार रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य जैसे काव्य सिद्धांत हैं। उनका मुख्य उद्देश्य काव्य के सौंदर्य, रस, संवादन और सहृदय के आनंद की व्याख्या करना है। भारतीय आलोचना साहित्य को जीवन, धर्म, धार्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़कर देखते हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य आलोचना का आधार तर्क, वैज्ञानिक दृष्टि, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और भाषा विज्ञान है। इसमें साहित्य का विश्लेषण यथार्थ रचना, लेखक पाठक और समाज के संबंधों के आधार पर किया गया। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना का मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, नारीवाद जैसे अनेक विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है। इसका मुख्य अंतर है, भारतीय आलोचना का केंद्र रस, सौंदर्य है, जबकि पाश्चात्य आलोचना का केंद्र विश्लेषण और यथार्थ है। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि वैज्ञानिक एवं तर्क प्रधान है। भारतीय आलोचना भावपूर्ति का महत्व देती है, जबकि पाश्चात्य आलोचना बौद्धिक विश्लेषण पर अधिक बल देती है। निष्कर्षण है, दोनों आलोचना पद्धति अपने अपने स्थान पर महत्व रखती हैं। भारतीय आलोचना साहित्य के सौंदर्य और रस का अनुभव कराती है, जबकि पाश्चात्य आलोचना साहित्य का तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। दोनों के समन्वय के साहित्य की व्यापक और संतुलित समझ विकसित होती है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आएंगे 2 क्वेश्चन आपके। इस पेपर में एक और सुविधा है, इसमें आपको गद्यांश पद्यांश दोनों मिलेंगे। जो आपको हिंदी अनुवाद करना होगा वो तो आप जानते ही हो, और सेम टू सेम उतारेंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें बोनस नंबर भी हैं। क्वेश्चन है अगला, महाभारत की एक सांझ एकांकित तात्विक समीक्षा कीजिए। महाभारत की एक सांझ एक अत्यंत प्रभावशाली, विचारोत्तक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में महाभारत युद्ध के अंतिम चरण के बाद परिस्थितियों का चित्रण करते हुए युद्ध की भयावह और उसके दुष्परिणामों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। लेखक ने यह दिखाया कि
युद्ध में किसी की वास्तविक विजय नहीं होती, क्योंकि विजेता और पराजित दोनों ही अपार दुख पीड़ा पश्चाताप का अनुभव करते हैं। युद्ध के कारण असंख्य लोगों की मृत्यु होती है, परिवार उजड़ जाते हैं और समाज में अशांति फैल जाती है। ये एकांकी का मूल उद्देश्य है। एकांकी में धर्म, न्याय, सत्य, कर्तव्य, करुणा, मानवता जैसे जीवन मूल्य की स्थापना की है। पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध मनुष्य के विनाश का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम, क्षमा, शांति ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। लेखक के पात्रों को मनोवैज्ञानिक संघर्ष, उनकी मानसिक पीड़ा, आत्मलगानी का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। स्वाद छोटे, प्रभावशाली हो भावपूर्ण है, कथा को गति प्रदान करते हैं। भाषा साहित्य होते हुए भी सरल और सहज है, जिसमें प्रतीकों तथा बिंबुओं का सुंदर उपयोग करता है। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें घटना की अपेक्षा विचारों और भावनाओं को अधिक महत्व दिया है। लेखक ने महाभारत की कथा को आधार बनाकर आधुनिक समाज के लिए शांति, सद्भाव, मानवता का संदेश दिया है। आज के समय में जब विश्व अनेक प्रकार के संघर्षों और युद्धों का सम्मान कर रहा है, तब ये एकांकी और भी अधिक प्रशंसित प्रतीक होते हैं। इस प्रकार कथन का उद्देश्य, भाषा शैली, संवाद, चरित्र चित्रण तथा जीवन दर्शन की दृष्टि से महाभारत की एक सांझ हिंदी साहित्य की उत्कर्ष कालजयी एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह निबंध में व्यक्तियों विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्साह निबंध लेखक के उत्साह को जीवन की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति माना है। लेखक के अनुसार ये उत्साह वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिनाइयों, संघर्षों, असफलता के बीच भी आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। उत्साही व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता है, बल्कि आत्मविश्वास, परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धि, ज्ञान, धन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उत्साह, लगन, निरंतर क्रम ही सफलता के वास्तविक कुंजी हैं। लेखक का मतलब है, लेखक का अर्थ है निराशा, आलस्य और व्यय मनुष्य की उन्नति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति उत्साहहीन होता है वह छोटे से छोटे कार्य में भी असफल हो जाता है, जबकि उत्साही व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेता है। उत्साह व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, आत्मबल का संचार करता है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है तथा उसे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनाता है। लेखक ने अपने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संसार के सभी महान व्यक्तियों के उत्साह, परिश्रम और धैर्य के बल पर ही सफलता प्राप्त की है। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए मनुष्य को भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति में उत्साह बनाए रखना चाहिए। उत्साह की जीवन ही गतिशील, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इस प्रकार पर यह निबंध पाठ को आत्मविश्वास, क्रमकथा, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने की प्रेरणा देता है। आखिरी चट्टान तक यात्रा में चित्रण प्राकृतिक सौंदर्य का रेखांकित कीजिए। आंसर है, आखिरी चट्टान तक प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारतीय का अत्यंत लोकप्रिय यथार्थ है। इसमें लेखक ने भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी की यात्रा अत्यंत सजीव, भावपूर्ण, चित्रात्मक वर्णन किया है। इस यात्रावर्त में प्रकृति का विराटता, समुद्र की अहत गहराई, लहरों का अनवरत प्रवाह, चट्टानों से टकराती जलधाराएं, नीला आकाश, सुनहरी धूप, सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्य पाठों के समान जीवित हो उठते हैं। लेखक के प्रकृति के प्रत्येक दृष्टि को इतनी संवेदनशीलता, कला के प्रस्तुत किया है, पाठक स्वयं उसकी स्थान की यात्रा अनुभव करने लगता है। लेखक के
समुद्र की विशाल लहरों, ठंडी हवा दूर दूर तक फैली जस राशि, प्रकृति के बदलते रंगों का अत्यंत मोहनहारी चित्रण किया गया। विशेष रूप से कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम दृश्य अत्यंत आकर्षण और अद्भुत प्रतीत होता है। उगते हुए सूर्य की लालिमा और डूबते हुए सूर्य के सौम्य प्रकाश की समुद्र के लहरों पर पकड़कर मन को अपूर्ण आनंद से भर लेता है। लेखक के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक आस्था, स्थानीय जनजीवन और भारतीय एकता की भावना का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया गया। भाषा अत्यंत सरल, प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक, साहित्यिक है। उष्मा, रूपक, मानविकीकरण आदि अलंकारों के प्रयोग से यात्रावर्त और भी अधिक प्रभावशाली बन गया। लेखक का प्रकृति प्रेम प्रत्येक पंक्ति में स्पष्ट दिखाई देता है। यह रचना केवल यात्रा का वर्णन नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। इस प्रकार आग चट्टान प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम दस्तावेज है जो पाठकों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, संवेदनता और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत करता है। और अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। आलोचना में विमर्श परंपरा। आंसर है आलोचना में विमर्श परंपरा का अर्थ सांस्कृतिक ने अर्थ साहित्य का विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक दृष्टिकोणों को से अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। आधुनिक हिंदी आलोचना में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदर्शवादी विमर्श, पर्यावरण विमर्श तथा उत्तर आधुनिक विमर्श जैसी अनेक धाराएं विकसित हुई हैं। इनका उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्णों की समस्या, अधिकारों और संघर्ष को साहित्य के माध्यम से सामने लाना है। विमर्श परंपरा से साहित्य केवल सौंदर्यबोध तक ही सीमित न रहकर सामाजिक परिवर्तन और मानवीय मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम बन गया है। इसके साहित्य की आलोचना अधिक व्यापक, वस्तुनिष्ठ और समानुमुक्त बनी है। अगला है स्मरण और रेखांकित चित्र का अंतर। स्मरण और रेखांकित चित्र दोनों ही गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य भिन्न होता है। स्मरण में लेखक अपने जीवन की स्मृतियों, अनुभवों, घटनाओं का आत्मीय भावपूर्ण वर्णन करता है, जबकि रेखा चित्र में व्यक्तित्व और स्वभाव, व्यवहार, विशेषताओं का संक्षिप्त प्रभावी सब चित्र का प्रस्तुत किया गया जाता है। स्मरण का आधार स्मृति और अनुभव होते हैं, जबकि रेखा चित्र का आधार व्यक्तित्व का चित्रण व्यक्ति होता है। स्मरण में घटनाओं का विस्तार मिलता है, जबकि रेखा चित्र में व्यक्ति की प्रमुख विशेषताओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों विधाएं अलग अलग होते हुए भी हिंदी गद्य साहित्य में समस्त बनाती हैं। और ये थे हिंदी की क्लास और HD 03 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी ऐसी क्लास के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर दें कौन सी क्लास लाई जाए।